हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वर्ण विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। वर्ण क्या है? वर्ण ध्वनि या आवाज ना, उससे निकली सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। तो आइए इस वर्ण विचार को हम पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ 2, वर्ण विचार। जिस तरह से एक से एक जोड़कर भवन बनता है यानी घर बनता है, उसी प्रकार ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द और शब्दों से वाक्य को बनाया जाता है। वाक्यों से भाषा को स्वरूप बनता है, मतलब एक के साथ एक चीज जुड़ती है तब जाकर ये वाक्य बनते हैं, और वाक्य जो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाते हैं, जिनसे हम अपने मन की बातों का या मन की विचारों का हम आदान प्रदान एक दूसरे को ले दे सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस इकाई के और छोटे खंड मतलब टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब वर्ण की परिभाषा है वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, वे वर्ण कहलाती है। ध्वनि या वर्ण का उच्चारण करते समय श्वास वायु बाहर निकलती है। कुछ वर्णों को बोलते समय तो सांस सीधे बाहर निकल जाती है और उस ध्वनि के अन्य कोई ध्वनि शामिल नहीं होती। लेकिन कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते समय सांस मुंह के अंदर कहीं थोड़ी सी रुकती है और उसमें कोई दूसरी ध्वनि भी मिल जाती है। अतः वर्ण ध्वनियां 2 प्रकार की होती है। इसमें पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। जिन वर्णों को उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जिनको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण को मिलाने के लिए उनकी सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे स्वर कहलाते हैं। इन स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, इ, उ, री, ए, आई और ओ, औ। ये कुल 11 होते हैं। स्वरों को 3 प्रकार होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? जिन स्वरों को बोलने में हमें कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में हमें ध्वनि को ज्यादा लंबा नहीं खींचना पड़ता, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसमें अ, इ, उ और री इसमें सम्मिलित होते हैं। इनके उच्चारण में हमें इनकी ध्वनि को ज्यादा नहीं खींचना पड़ता। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। इसके हमें नाम से ही मालूम होता है कि इसकी ध्वनि को या इसको बोलने में हमें थोड़ा समय लगता है, जिसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी ध्वनि को हमें अपने कंठ से लंबा खींचना पड़ता है। उदाहरण के लिए आ, ई, उ, ओ, आई, ये सभी 7 दीर्घ स्वर में आते। तीसरा है प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों को बोलने में दीर्घ स्वरों से अधिक अर्थात 3 गुना समय लगता है, वो है प्लुप्त स्वर, जैसे ओ। ये दोनों प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। अब स्वरों की मात्राएं। स्वर 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। एक अपने मूल रूप में अर्थात जैसे अब, इधर, दीन, ऊन, ये सभी अपने खुद के स्वर सबके स्वरूप में है। और दूसरे व्यंजन के साथ मिलाकर, जैसे काम, चीनी, केला, चूहा आदि। इनमें व्यंजनों के साथ स्वर को मिला दिया गया है। मात्राएं इनकी स्वरों में लगा दी गई है। हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला रहता है। अ स्वर हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन
हर एक स्वर, हर एक व्यंजन में हमने अ स्वर को मिलाता जाता है। अ के अतिरिक्त जब कोई स्वर व्यंजन से मिलता है तो उस स्वर का रूप बदल जाता है। स्वर का यही बदला हुआ स्वरूप उसकी मात्रा कहलाती है। किसी भी स्वर की मात्रा यदि व्यंजन में लगा दी जाती है तो वही जो स्वर है वह मात्रा के रूप में आ जाता है, उसे हम मात्रा कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्वर दिए गए हैं और उनकी मात्राएं दी गई हैं। अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, स्वयं व्यंजन में मिलकर चलता है। दूसरा है आ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है और जैसे ही हम इसे व्यंजन पे प्रयोग में लेते हैं फलस्वरूप इसके उच्चारण में भिन्नता आ जाती है। जैसे क के साथ हमने आ की मात्रा को जोड़ा तो क का उच्चारण क्या होगा? का। उसका उदाहरण है काम काम। इस तरीके से ई की मात्रा, तो ई की मात्रा हम इस तरीके से लगाते हैं और देखते हैं कि इसके प्रयोग के साथ में उच्चारण में भिन्नता आती है। जैसे हमने क के साथ में ई की मात्रा को लगाया, फलस्वरूप इसमें इसके उच्चारण में भिन्नता आ जाती है। क के साथ ई की मात्रा को जोड़ते ही उच्चारण हो जाएगा कि, किताब किताब। तो ये इसका उदाहरण है। ई की मात्रा, अब इसका उच्चारण थोड़ा लंबा किया जाता है और ये इस तरीके से इसकी विपरीत मात्रा लगाई जाती है। जैसे ही हम क के साथ में ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो उच्चारण हो जाएगा की, कील कील। ये एक ई की मात्रा का उदाहरण है। ओ की मात्रा ये व्यंजन के नीचे इस तरीके से लगाई जाती है। व्यंजन क व्यंजन के साथ में जैसे ही हम ओ की मात्रा लगाएंगे फलस्वरूप इसका उच्चारण हो जाएगा को, कुम्हार कुम्हार। ये उसका एक उदाहरण है। ऊ की मात्रा ये इस तरीके से लगाई जाती है तथा इसका उच्चारण थोड़ा सा लंबा खींचा जाता है। ये दीर्घ स्वर में आती है। क व्यंजन के साथ में हम ओ की मात्रा लगाते हैं तो उच्चारण में भिन्नता आ जाएगी और हम इसका उच्चारण करेंगे कू, और कूप कूद। ये ओ की मात्रा के उदाहरण है। रे की मात्रा ये व्यंजन के नीचे लगाई जाती है और जैसे ही क व्यंजन के साथ हम उदाहरण के लिए अगर री की मात्रा का प्रयोग करें तो बनेगा क्री। उदाहरण, शब्द का उदाहरण बनेगा कृपा कृपा। कृष्णा कृष्णा और कृषक कृषक, इन सभी में हमने री की मात्रा का प्रयोग किया है। ए की मात्रा, ए की मात्रा जैसे ही हम प्रयोग करेंगे तो उच्चारण में भिन्नता आ जाएगी। ए, के की मात्रा के। अब के की मात्रा का उदाहरण है केवट, केला और के। ये सभी ए की मात्रा के उदाहरण है। आई की मात्रा, आई की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है जैसे ही हम क के साथ में आई की मात्रा को लगाते हैं तो बन जाता है कई, कई कई। ये एक आई की मात्रा का उदाहरण है। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है क के साथ में ओ को लगाने पर, ओ को जोड़ने पर तो शब्द के उच्चारण में भिन्नता आ जाती है और हम क के साथ में अगर ओ की मात्रा लगाते हैं तो बन जाएगा को, कोयल कोयल। ये ओ की मात्रा के शब्दों में आता है। औ की मात्रा, औ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है और जैसे ही हम क व्यंजन के साथ में औ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा कौ और शब्द का उदाहरण होगा कौवा। अब आते हैं हम व्यंजन पर। व्यंजन, व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वर के बिना नहीं कर सकते वे व्यंजन है। इनकी संख्या 33 होती है।
इन्हें कुछ वर्णों में विभाजित किया जाता है। पहला है, व्यंजन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, यानी 25 होते हैं। इन वर्णों के बोलने में जीभ और कंठ तालु आदि से पूरा स्पर्श होते हैं, इसलिए यह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श मतलब छू जाते हैं, टच हो जाते हैं, यह स्पर्श है। तो क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, त वर्ण और प वर्ण स्पर्श व्यंजन में आते हैं। क वर्ण में क ख ग घ ङ, च वर्ण में च छ ज झ ण, त वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म सम्मिलित किए गए हैं। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिनके उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं होती। ये संख्या में 4 होते हैं। कितने होते हैं? इस संख्या में 4 होते हैं। य र ल व, य र ल व, ये 4 जो होते हैं ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म श्वास निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श श श, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? श श स ह, ये ऊष्म व्यंजनों में आते हैं। चौथा है संयुक्त व्यंजन। जो 2 वर्णों से मिलकर बने हैं वे शब्द संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। ये कितने होते हैं? 4। क्षत्रिय, त्रिशूल, श्रमिक और त्रिशूल ज्ञानी, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्षत्रिय बनता है क हलंत और श से मिलकर, त्रिशूल बनता है त हलंत और र से मिलकर, ज्ञानी बनता है ज और य मिलकर, और श्रमिक बनता है श हलंत और र से मिलकर। इन शब्दों का जो निर्माण है वे 2 व्यंजनों के परस्पर मेल से होता है, अतः फलस्वरूप ये एक संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। 5वां है द्विविध व्यंजन। जो व्यंजन 2 एक समान व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं वे द्विविध व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आधा त और पूरा त, तत्, तो पत्ता, कक, चच, महू इसके उदाहरण हैं। यहाँ याद रखने योग्य बात यह है कि जिन व्यंजनों में स्वर नहीं होते उनके नीचे तिरछी रेखा लगा दी जाती है। उस रेखा को हम हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? उस रेखा को हम हलंत कहा जाता है। अब है अयोगवा। अयोगवा वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला अनुस्वार, दूसरा चंद्रबिंदु, तीसरा विसर्ग। 3 प्रकार के अयोगवा होते हैं। अनुस्वार एक बिंदु के रूप में किसी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। इसका उच्चारण नाक के द्वारा किया जाता है, जैसे रंग, पंख, नंग, ये सभी इसके एक उदाहरण है। चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु वर्ण के ऊपर अर्धचंद्रमा आकार रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण नाक और मुंह, नाक और कंठ दोनों के द्वारा किया जाता है, जैसे सांप, आंख, हंसना, 5 आदि चंद्रबिंदु के उदाहरण हैं। विसर्ग। विसर्ग किसी वर्ण के पीछे लगाया जाता है, 2 बिंदु के रूप में लगा दिया जाता है और विसर्ग का उच्चारण ह की ध्वनि निकलती है। उदाहरण के लिए प्रातः, अतः, स्वतः और छः, ये विसर्ग के मुख्य उदाहरण है। र के विभिन्न प्रयोग। र के
विभिन्न प्रयोग हम र संयोजन से कई वर्ण के ऊपर लगाया जाता है तो कहीं नीचे। जो र है कभी वर्ण के ऊपर लगा दिया जाता है, कहीं वर्ण के नीचे लगाया जाता है। जब ऊपर लगाया जाता है तो व्यंजन से पहले उसका उच्चारण होता है, जब नीचे लगाया जाता है तो व्यंजन के बाद में उसका उच्चारण किया जाता है। जैसे श में र और म जोड़ा तो बन गया शारव, लेकिन इसमें शारम में हम र पहले और बाद में म बोल रहे हैं। म व्यंजन का प्रयोग हम बाद में कर रहे हैं और र का पहले। क्यों? क्योंकि इसमें हमने र को ऊपर प्रयोग किया है। इसी तरीके से कर्म के साथ भी यही है, वर्ष के साथ भी और धर्म के साथ भी, इसमें सभी में हमने र को ऊपर प्रयोग में लिया है। तो व्यंजन का उच्चारण हम बाद में करेंगे, र का उच्चारण हम पूर्व में करेंगे। दूसरा है, यदि र स्वर व्यंजन के बाद हो तो उसे पदेन के रूप में लिखा जाता है, जिसे हम पदेन कह सकते हैं। उदाहरण के लिए क हलन र म, तो क्या हो गया? क्रम। तो क के साथ में र लगाया तो क को हम उच्चारण हम पहले करेंगे, बाद में र। क क्रम क्रम। उसी तरीके से भ्रम, भ में र लगाया भ्र और म भ्रम। उसी तरीके से प्रभु और उम्र, ये सभी पदेन के उदाहरण है। अगला है तीसरा, बिना पाई वाले व्यंजन ट के साथ र पदेन रूप इस तरीके से लिखा जाता है। उदाहरण के लिए ड्रम, ड्रम इस तरीके से लिखा जाता है। और ट्रक, री की मात्रा में भी उच्चारण में र की तरह ही होता है, जैसे ऋषि और रे। वर्ण विच्छेद, अब शब्दों को तोड़ना वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। शांति, श हलंत आ, न हलंत त और ई, तो फलस्वरूप शब्द बन गया हमारा शांति। मुक्त, म हलंत ओ, क हलंत ता और अ, मुक्त। अमृत, आहलंत म, रे हलंत री और तहलंत अ, अमृत। इसी तरीके से छाता, छ हलंत आ चा, त हलंत आ ता, फलस्वरूप शब्द बन गया हमारा छाता छाता। अब इस पाठ में हमने सीखा, पहला वर्ण के दो प्रकार होते हैं, सबसे पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजन की संख्या 33 होती है। दूसरा, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए दूसरी वर्णों की सहायता नहीं ली जाती उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना स्वर के द्वारा नहीं कर सकते, नहीं किया जाता, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। चौथा, व्यंजन के साथ स्वर को चिन्ह, व्यंजन के साथ स्वरों का जो चिन्ह लगाया जाता है उन्हें ही हम मात्रा कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये पाठ वर्ण विचार समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ बच्चों आप सभी लोगों को ये वर्ण विचार पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।